प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का सार दर्शन है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया। तो भारतीय संविधान की प्रारंभ में एक प्रस्तावना है और जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार है, जिसको अपन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। तो हम अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है उनके जो भाव हैं उनको हम पढ़ेंगे, एक एक पर अध्ययन करेंगे कि वो एक एक शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके क्या भाव हैं, क्या उद्देश्य है। तो प्रस्तावना के जो मुख्य तत्वों की विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। प्रस्तावना के प्रारंभ में शुरू में कहा गया है, हम भारत के लोग। तो ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शित करते हैं तथा इन शब्दों के 3 अर्थ निकाले जाते हैं। वो कौन कौन से हैं अगर अपन देखें तो हम भारत के लोग के जो अर्थ निकल रहे हैं उसका है, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभु सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। अर्थात जो संप्रभुता की शक्ति है वो अंतिम रूप से किसके पास होगी? भारतीय जनता के पास होगी। और उसका जो दूसरा भाव अपन को निकल के आता देखते हैं वो है, संविधान के निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे। इसका अर्थ यह है कि जो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया वो संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। अपन ने पहले चर्चा की कि संविधान सभा के सदस्यों का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करते
तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा समय लगता। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए जो राज्यों की विधानसभाएं थी, उनके जो सदस्य थे, उनके द्वारा उन संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। और जो तीसरा भाव निकल के आता है वो है भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की स्वीकृति तथा सहमति से हुआ है। अर्थात जो संविधान का निर्माण किया गया है उसमें भारतीय जनता की स्वीकृति है और सहमति है, उसके आधार पर संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। ये हम भारतीय लोग का अपन भाव देखें तो ये दिखाई देता है। यद्यपि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन जो 1940 में उसने प्रस्ताव दिया था के अधीन गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, लेकिन इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को भारतीय जनता द्वारा स्वीकार कर लिया गया, इसलिए इसे भारतीय जनता द्वारा अंगीकृत किया गया माना जाता है। हम भारत के लोग शब्दों का एक अंतर्निहित अभिप्राय यह भी है कि क्योंकि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया है, इसलिए भारतीय संघ का कोई राज्य न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही भारत से अलग हो सकता है। ये हमने देखा हम भारत के लोग शब्द का भावार्थ। इसमें आगे आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो शब्द आए हैं प्रस्तावना, उनका भी हम अभिप्राय देखें, उनके भाव देखें। तो प्रस्तावना में प्रयुक्त इस शब्द से स्पष्ट होता है संविधान का निर्माण भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं होगा। अर्थात भारत आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए वैध नहीं है जो भारत के हित में नहीं है। अर्थात वह किसी भी देश से वैदेशिक संबंध स्थापित कर सकता है, किसी भी देश से वैदेशिक संबंध समाप्त कर सकता है। यह उसका अपना क्षेत्राधिकार है, वो पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है। कुछ लोग भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भारत की प्रभु सत्ता के रास्ते में बाधक मानते थे, लेकिन यह बाधक नहीं, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की इच्छा पर निर्भर है, जिसे कभी भी किसी भी समय छोड़ सकता है। इस प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता उसकी संपूर्णता को किसी प्रकार में सीमित नहीं करती। अर्थात भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बन सकता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता छोड़ सकता है, वह कोई नया संगठन बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। वह अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। वह अपने इच्छा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न देशों से संधि कर सकता है, समझौते कर सकता है। यह होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आज हम इतना ही करेंगे और प्रस्तावना के आगे की जो भाव हैं उनका हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे।